Hello all of you, welcome to Pradis Institute of Education, and also Pradis Education welcomes you to the Exampur series. As you know, we have launched our Exampur series for what? For your revision of 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस, है ना। तो हम साथ में रिवीजन करेंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना। जितनी भी चीजें हैं चैप्टर की समरी हम लोग करेंगे, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमने जो है चैप्टर 2 फेडरलिज्म का समरी भी पढ़ लिया था, उसके हमने 1 मार्क्स क्वेश्चन भी देख लिए थे। अब हम जो है आज 3 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ पूजा पाटोले एंड आई विल टीच यू सोशल स्टडीज, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखो कुछ चीज मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। प्राडिस एजुकेशन आपके लिए लेके आया है लिमिटेड ऑफर टाइम। क्या है ये कि अगर आप प्राडिस _10 कूपन कोड यूज करते हैं और आपको एनरोल करना है क्लास KG to 10th में, तो आपका जो ऑफर प्राइस है वो हो जाएगा 9,999 प्लस अगर आपको 11th या 12th क्लास के लिए एनरोल करना है तो आपका ऑफर प्राइस क्या हो जाएगा 9,999, है ना। 30,000 का जो हमारा रहता है, ठीक है, पैकेज रहता है फॉर द क्लासेस, वो रिड्यूस हो जाएगा बाय द कूपन कोड जो आपको मिलेगा 9,999 का। और आप हमारी जो प्राडिस एजुकेशन की ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और iOS प्लेटफॉर्म पे भी वो अवेलेबल है, जहां पर आपको क्या क्या दिया जाएगा, क्लासरूम वीडियोस दिए जाएंगे, 3D वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगे, लेक्चर वीडियोस होंगे, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस होंगे, रीसेंट लाइव लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, है ना, बाय द फैकल्टीज। कंटेंट आपको वहां पर बहुत सारा मिलने वाला है, फ्री सॉल्यूशंस है, प्रैक्टिस टेस्ट है, वर्कशीट है, डाउट सेशन भी आप पूछ सकते हैं जैसे ही आप एनरोल करते हैं तो, ठीक है। डाउट भी आपको क्लियर करेगी फैकल्टी, जो भी आपको पढ़ाएंगे वो आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फेडरलिज्म का चैप्टर 2 है आपके, पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का, है ना, चैप्टर 2 है, इसका पार्ट 3 आज हम देखने वाले हैं, है ना। शॉर्ट आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको 3 मार्क्स में पूछते हैं, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, 80 वर्ड्स का इसमें लिमिट होता है, ठीक है। इसमें 80 वर्ड्स का लिमिट होता है। 80 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो किस तरीके से आते हैं, तो देखो, इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन एंड व्हाई, है ना, व्हाई, हाउ, है ना, एक्सप्लेन, एनालाइज, ये सब जब आता है तो आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिटेलिंग देना पड़ता है ना। तो ये 2014 में CBSE ने इसको पूछा था, इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन। हमने कितनी टाइप की फेडरेशन पढ़ी है, फटाक से आपको याद आ जाना चाहिए, है ना, और क्यों आता है वो। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, इंडिया कम्स अंडर अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। 2 तरह की फेडरेशन पढ़ी थी, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो इंडिया किस में आता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंट्री होती है, वो अपनी पावर को डिवाइड करती है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, है ना। देयर इज वन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट होता है, और जो अदर होता है, जो स्टेट होती है, उसके लिए दूसरी गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पर। एंड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। इनके पास जो पावर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, राइट। तो आपको इतना ही लिखना है, 3 मार्क में 80 वर्ड्स का लिमिट होता है, जो पूछा है उतना ही लिखो। क्या पूछा है, कौन से टाइप में आता है, तो होल्डिंग टुगेदर। क्यों आता है, क्योंकि इंडिविजुअल पावर, इंडिपेंडेंट पावर होती है एक दूसरे से, तो इसीलिए वो होल्डिंग टुगेदर में आता है। और इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत सारी स्टेट्स है, तो पावर जो है डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लेवल, इसीलिए होल्डिंग टुगेदर में आता है। which is the third tier of federation that was added later to the Indian Federation.
कौन सा थर्ड टायर है, कौन सा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जो इंडियन फेडरेशन में ऐड किया गया? तो आप सभी जानते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द 2 टायर सिस्टम, पहले 2 टायर सिस्टम था। अब जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ द इंडिया, है ना, यूनियन गवर्नमेंट था जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर कर रहा था। अब जो थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म है वो क्या है आपका? इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत इन रूरल एरियाज एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। तो थर्ड टायर क्या है फेडरलिज्म का? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इतना आपको लिखना है। What are the threefold distribution of legislative powers given by Constitution? ये threefold distribution क्या है legislative का? तो ये मैंने कल डिस्कस किया था कि जो threefold distribution है legislative power का, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्या है वो 3 लिस्ट है ना। threefold distribution मतलब 3 लिस्ट जो हमने डिस्कस करी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिखना है, उसमें आप क्या लिख दोगे? यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल लिख दोगे, यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल लिखोगे, स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल लिखोगे, कॉन्करेंट लिस्ट का एग्जाम्पल्स लिखोगे। ठीक है। यूनियन लिस्ट क्या होती है? नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होता है ना। स्टेट लिस्ट आपका क्या होता है? स्टेट लेवल, है ना, स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस के लिए होता है। स्टेट लेवल लिख सकते हो या लोकल इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, लोकल इंपॉर्टेंस के लिए होता है। एंड जो थर्ड वन है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, वो क्या होता है? रेसिड्यूअरी पावर। तो वो क्या होगा? वो दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, यूनियन प्लस स्टेट बोथ मिलके। तो यहां पर जैसे आप एग्जांपल लिख दोगे क्या? डिफेंस, करेंसी, है ना। स्टेट लिस्ट में आप क्या लिख दोगे? पुलिस, ट्रेड, है ना। कॉन्करेंट में क्या आ जाएगा आपका? कॉन्करेंट में जो आप दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं जो मिलके करते हैं, यूनियन और स्टेट, और फाइनल क्या हो जाएगा आपका? यूनियन लिस्ट जो है वो फाइनल करेगी, जैसे फॉरेस्ट, है ना। तो ये सब चीजें क्या हो जाएगा? आपको इस तरीके से विद एग्जांपल इसको क्या करना है? डिफाइन करना है। व्हाट आर द थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव? थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको तीनों लिस्ट के बारे में बताना है। ठीक है। What happens in case of any dispute about the division of power? है ना, अगर कोई डिस्प्यूट होता है about the division of power तो क्या होता है? बताया था मैंने आपको, है ना, बहुत अच्छे से, कि जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, प्रोसीजर्स है, उन सब में जुडिशरी जो है वो मेन रोल प्ले करेगा। उसको क्या करेगा? इंटरप्रेट कर सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट्स, है ना, एट द स्टेट लेवल, हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल एंड सुप्रीम कोर्ट एट नेशनल लेवल, है ना। नेशनल लेवल पर कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट जो है वो डिसीजन बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिस्प्यूट होता है, डिवीजन ऑफ पावर को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो गिव द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल क्यों है, इसके रीजंस आपको बताने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी,
है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रोविजंस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलता है हमारे यहाँ पे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, एंड ऑल द प्रोविजंस आर फॉर द पीपल, है ना। तो हर चीज जो है सिटीजंस ऑफ इंडिया जो है इसको रूल करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि वो जो है लीडर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल ऑफ द इंडिया चूज करते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फेडरलिज्म को जो है इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना क्या होता है, इजी होता है। नेक्स्ट, दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है, एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री, है ना। जो भी रिस्पेक्ट रिलीजन रीजन रहता है शेयर्ड रहता है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिलता है ना। तो ये एक रीजन है हमारी कंट्री में, क्यों आप जानते हैं इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है ना। हर रिलीजन को हर कोई मानता है ना, हर रीजन की रिस्पेक्ट होती है, हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट होती है। आप अपने रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी फ्रीडम दे रखी है हर रिलीजन हर लैंग्वेज को। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को क्या दे रखा है, रिस्पेक्ट दे रखा है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर फेडरलिज्म जो है वो क्या है, बहुत बहुत सक्सेसफुल है, राइट। तो आपको ऐसे 3 पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आपको क्या हो, ये 3 मार्क्स में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो यहां पर कोशिश कीजिए 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिए, है ना। पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसको आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट कैसे करोगे, अंडरलाइन कर दो, जैसे मैंने यहां बताया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से होता है ना। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं तो वहां पर अंडरलाइन कर दो, है ना। साथ में रहते हैं, लिविंग टुगेदर, है ना, शेयर करते हैं अपने आइडियल्स। तो इस तरीके से क्या होगा, जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको लगेगा कि यस आपके पास सही नॉलेज है, आपने उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, जो पूछा है वो लिखा है, एकदम टू द पॉइंट आपको लिखना है, ओके। What was the fear when states were divided on the linguistic basis? क्या डर था जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया था। तो when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for first time. देखो, जब डिमांड हुआ था कि लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट्स बना दो तो सभी नेशनल लीडर्स जो थे वो डर गए थे। देखो, जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि किस तरीके से स्ट्रगल करके हमने अपना इंडिपेंडेंस पाया है ना। तो नेशनल लीडर्स ऑलरेडी डरे हुए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम जो थे रिवॉर्ड्स हुए थे, और इन्हीं सब चीजों की वजह से कि रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, इन सब की वजह से ऑलरेडी रिवॉल्ट करके हम लोगों ने स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस पाया है। तो वापस से जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाना मतलब कहीं ये ना हो जाए कि हम फिर से अलग अलग हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो ये एक डर था नेशनल लीडर्स के मन में, है ना। तो जो पूछा है बस आपने वो लिखना है। हाउ वॉज द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट कैसे बनी। तो linguistic states were created to ensure that people who spoke the same language lived in the same city. जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो उसी स्टेट में रहेंगे। मतलब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में वो लोग रहेंगे जो तमिल बोलते हैं, है ना। जो आंध्र प्रदेश है वहां तेलुगु बोली जाती है तो वहां तेलुगु स्पीकिंग लोग रहेंगे। महाराष्ट्र है मराठी बोली जाती है, गुजरात है गुजराती बोली जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेट्स डिवाइड कर दी कि जो मेजॉरिटी लोग जो स्पीक करते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो उस स्टेट में बने रहे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां नहीं रह सकते, आप वहां बिल्कुल रह सकते हैं। बट शुरू में जो लोगों ने रिवोल्ट किया, जो शुरू में लोगों ने आवाज उठाई कि हमें जो है अपने वालों के साथ रहना है, अपनी लैंग्वेज वालों के साथ रहना है, तो उसके लिए उन्होंने ऐसा किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब सेम लैंग्वेज बोलने वालों को एक ही स्टेट में रख दिया। ठीक है। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity and geography,
है ना। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी बनी जहां पे कल्चर सेम है ना, वहां का जो एथनिसिटी है वो सेम है, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सेम है, तो ऐसे भी स्टेट्स बने हैं, है ना। जरूरी पूरा ऐसा नहीं बना है कि लिंग्विस्टिक ही बना दिया है पूरा का पूरा, कुछ कुछ कल्चर भी मैच होता है, तो वैसे भी उन्होंने किया है ना। जैसे ओडिशा, वेस्ट बंगाल है, ये आसपास हैं, तो इनका जो बाउंड्री शेयरिंग होता है तो यहाँ पर मोस्टली जो कल्चर वगैरह होता है सेम होता है। बिहार, वेस्ट बंगाल भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सेम होता है ना, इसीलिए जो है कल्चर भी सेम होता है, उस वजह से भी उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेट्स बनाई। These include states like नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, है ना। जैसे नागालैंड में जो है बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, बट वहां का कल्चर सेम है ना। नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बट वहां का कल्चर जो है, एथनिसिटी जो है वो सेम है, इसलिए उन लोगों को साथ में रख दिया। सेम इन उत्तराखंड में भी एंड इन झारखंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। डिस्क्राइब लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। अ सेकेंड टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट क्या था आपका, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। सेकेंड टेस्ट था आपका लैंग्वेज पॉलिसी, है ना, कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। तो सेकेंड टेस्ट क्या किया था, इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी बनाई थी, इंडियन फेडरेशन लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड टेस्ट क्या किया था उसमें, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो सबसे पहले कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना, हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है, इतने टाइप के लोग हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो किसी एक लैंग्वेज को नेशनल बनाना दूसरी लैंग्वेजेस के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इंफीरियर हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, उनका डिसरिस्पेक्ट हो सकता है। इस वजह से क्या किया गया, इस वजह से उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। हिंदी को क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। और हिंदी को क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग, अराउंड 40% जो इंडियंस थे वो हिंदी बोलते थे, इसीलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि जो भी ऑफिशियल वर्क होगा इन बैंक, इन कलेक्टरेट ऑफिस, इन जुडिशरी, जो भी ऑफिशियल काम होगा वहां पर क्या चलेगा, हिंदी में कामकाज चलेगा, ठीक है। तो वो एक बनाया, है ना। Besides Hindi, there are 21 other languages also recognized as scheduled languages by the Constitution। और जो दूसरी languages हैं उनको भी Constitution में क्या दिया गया है, जगह दी गई है। तो 21 और भी scheduled languages हैं। States to have their own official language, must important point language policy का, इसको बिल्कुल हाईलाइट करना है आपको कि हिंदी को भले ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हो, बिकॉज ऑफ 40% लोगों की मदर टंग हिंदी है, बट जो स्टेट्स अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, जिन्हें हिंदी नहीं आती है, तो हिंदी के साथ साथ वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। माइंड दिस सेंटेंस, स्टेट्स जो हैं अगर उनके पास रीजनल लैंग्वेज है और वो रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में अगर वो चाहते हैं ऑफिशियल वर्क, बैंक का वर्क, कलेक्टरेट, हाई कोर्ट्स, ये सब जो है इनका जो कामकाज है, इनमें जो पेपर वर्क होगा वो हमारे रीजनल लैंग्वेज में हो, तमिल में हो, तो वो होता है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, है ना, हर जगह ये चीज होती है। हिंदी भी चलती है ना, और इंग्लिश भी चलती है, ठीक है। तो एक कॉमन जो है वो इंग्लिश हिंदी हो जाता है, और आपका रीजनल लैंग्वेज भी उसमें क्या हो जाती है। अगर आप चाहते हो, स्टेट चाहता है कि हम ऑफिशियल वर्क हमारी लैंग्वेज में करें, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको पॉइंट वाइज मेंशन करना है
है ना। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, और बहुत सारे जो स्टेट है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को ही एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेंट्रलाइजेशन, क्या आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे? तो क्या होगा, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल, इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल, ग्रास रूट लेवल पर जो प्रॉब्लम है, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें पता है उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वहीं पर वो अपनी प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया जो है वो इंप्लीमेंट किया, है ना। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, उनका भाई लोकलाइट्स हैं वो, है ना, उनकी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यूज हो रहा है, ये वो लोग अच्छे से जानते हैं, तो वही लोग इसका सॉल्यूशन देंगे कि ऐसा होना चाहिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, है ना। क्या होगा कि भाई कहां पर पैसा खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है एफिशिएंटली, वो इन्हीं लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, लोकल लेवल पर भाई हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमें हो रही है, ठीक है। तो इसमें डिसीजन भी हम ले, है ना, कि भाई ये डिसीजन लेंगे, ऐसा करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर एक सिटीजन लोकल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, इसीलिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिस में लाया। This helps to inculcate a habit of democratic participation, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें एक सिटीजन पार्टिसिपेट करे, अगर वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है, मतलब कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेट कर रहा है, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहा है। इसीलिए यहां पर हमने डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया इंप्लीमेंट किया, है ना। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तो यहां पर लोकली खुद से सेल्फ गवर्नमेंट, खुद को रूल कर रहे हैं, खुद को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, खुद को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था आपका डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे। व्हाट इज ग्राम पंचायत, है ना। समरी में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत, है ना। हर एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज में क्या होती है, ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट सरपंच। क्या होता है कि हर स्टेट में विलेजेस होती है ना, हर स्टेट में विलेजेस होती हैं या ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है ना। ये एक स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारी विलेजेस हैं, तो ये ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस जो पास पास में रहते हैं, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये सब क्या हो जाएंगी, ग्राम पंचायत, ठीक है। इन ग्राम पंचायत के पंच होते हैं, पंच मतलब मेंबर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और इनका एक प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच बोला जाता है। सरपंच और उसकी काउंसिल ऑफ मेंबर्स मतलब पंच, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करती है ऑन द डिसीजंस, है ना, कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर उनसे एडवाइस लेते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। वैसे ही ऑन द ग्राम पंचायत, पंचायत लेवल पे क्या होगा, जो पंच होंगे वो काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो कि जो सरपंच होते हैं उनको एडवाइस करते हैं, ठीक है। सरपंच कौन होते हैं, उनके प्रेसिडेंट। They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. तो एक वार्ड में या विलेज में जितने भी अडल्ट पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इलेक्ट करती हैं इनको,
है ना, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं सरपंच के, है ना, तो लोग जो होते हैं, जो अडल्ट 18 प्लस जो होते हैं, वो इनको डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे विलेज की, है ना, जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी इश्यू होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, विलेज लेवल पर पंचायत बैठती है ना, और ये जो सरपंच और पंच होते हैं वो बैठते हैं और फिर डिसीजन देते हैं कि भाई इसका क्या हल निकलना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। The पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, पंचायत जो होती है पूरा सुपरविजन करती है कि पूरी जो आपका है ना, ये जो सुपरविजन होता है पंचायत का, वो कौन करता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा क्या करती है, पंचायत जो होती है उसको सुपरवाइज करती है कि पंचायत अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, ग्राम सभा जो होती है उसके भी मेंबर्स को क्या किया जाता है, जितने भी वोटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, 2 से 3 बार मिलना पड़ता है साल में, है ना। एनुअल बजट डिस्कस होता है ग्राम पंचायत का कि इस ग्राम पंचायत को कितने पैसे देने चाहिए ताकि ये अपने विलेज में अच्छे से काम करे, ठीक है, और उनका परफॉर्मेंस भी रिव्यू करती है, किसका, ग्राम पंचायत का। कौन करती है, तो ग्राम सभा करती है ना। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का काम सुपरवाइज करती है कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, उनका बजट डिसाइड करती है कि इनको कितना पैसा देना चाहिए, इनको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, प्लस ये क्या करती है, ये जो होते हैं साल में 2 से 3 बार मिलती है, ठीक है, ग्राम सभा। तो यहां पर हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस और आपके बनते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 फॉर मेकिंग 3 टायर गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। 3 प्रोविजंस कौन कौन से थे अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें, कि भाई पंचायत बनेगा, म्युनिसिपैलिटीज बनेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनेंगे, ठीक है। India has a large cultural, regional, religious diversity, but there is a unity among people, है ना। What factors responsible for this? Elaborate, है ना। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाई इंडिया में कितना सारा डिफरेंट कल्चर है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो साथ में कैसे रहते हैं। तो आपको जो की फीचर्स हैं फेडरेशंस के वो सारा यहाँ पर लिख देना है। सारे की फीचर्स जो होते हैं, की फीचर्स ऑफ फेडरेशन, वो आप सारा यहां पर लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मेक फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया सो अट्रैक्टिव, हमारे यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट अट्रैक्टिव क्यों है, फैक्टर्स लिखने हैं। तो आप सभी बता देंगे कौन से काइंड ऑफ फेडरेशन यूज होता है। होल्डिंग टुगेदर का फेडरेशन का आप जो है फीचर्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो है इंडिया एज अ कल्चरल, रीजनल, रिलीजियस डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट दी जाती है, वो सब पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे। How has पंचायत राज strengthened the democracy in India? तो यहाँ पर आप जो है पंचायती राज के बारे में लिखेंगे, उसके फीचर्स लिखेंगे, है ना। क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी होती है, उसमें क्या क्या चीजें ये करते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन सब के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। फिर हाईलाइट एनी 3 स्टेप्स टेकन इन इंडिया टुवर्ड्स मेकिंग इट फेडरेशन। तो 3 स्टेप्स आपको फेडरेशन का लिखना है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखना है ना। फिर आप हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप, दोनों का आप डिफरेंस लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, दोनों के बीच का डिफरेंस अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत क्या करती है, इनके बारे में आपको लिखना है। डू यू टेक डिसेंट्रलाइजेशन एज मीन्स टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन को आप क्या समझते हो उससे, वो यहां पर आपको लिखना है
कि इससे कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज होंगे, तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो लोकल लेवल है वहां तक जो है नेशनल जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो वहां पर गवर्नेंस जो है इजी करने के लिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया, तो वो कितना आसान हो गया है कि लोकल पीपल भी अब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है ना। व्हाट आर द 3 लिस्ट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इनके बारे में आपको लिख के और एग्जाम्पल देना है, ठीक है। डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द 3-tier सिस्टम, तो आपको यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनके बारे में बताना है इस तरीके से पिरामिड बना के। डू यू टेक डिसेंट्रलाइजेशन एज मीन्स टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। तो यहां पर ये पॉइंट जो है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया है इसको कैसे लिखना है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अभी जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा वो आपको यहां पर लिखना है ना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप जो है इनमें से कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैम उसको और डिस्कस करना है, आप उसको और एक बार बता दीजिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप पूरा जो है एक बार मॉडल आंसर फिर से बताइए। हालांकि मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से हमको इसको लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा वर्ड आता है, तो आपको किस तरीके से उसको लिखना है ना। तो बने रहिएगा, हम लोग साथ में रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम 5 मार्क्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमारा 1 मार्क 3 मार्क हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5 मार्क्स को देखेंगे, किस तरीके से उसमें लिखा जाता है, कैसे हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, है ना। और जाते जाते जो है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी लोग साथ में रिवीजन करें। और जब हम लाइव सेशन में मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा, जब बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे, तो हम साथ में MCQs करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और बहुत सारे मैच द फॉलोइंग जिसके आंसर्स आप लोग ही मुझे देंगे, तो बहुत मजा आएगा, तुरंत आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जरूर जरूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। और अगर आपको प्राडिस एजुकेशन को फॉलो करना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।